गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बिहार सब इंस्पेक्टर एसआई या इसको कहिए कि बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसका ही हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये है रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है और उसका टेस्ट नंबर 1 है, लेकिन इसका वीडियो नंबर 2 होगा क्योंकि हम लोग इसमें 1 से लेकर 53 तक क्वेश्चन और उसके आंसर तथा उसके साथ जितने भी उसके डिस्कशन होगा वो कर चुके हैं। अब हम लोग 54 से शुरू करेंगे, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात है कि हमारा चैनल अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं 54 नंबर। अवस्तंभ जड़ का उदाहरण नहीं है, तो अवस्तंभ जड़ का उदाहरण कौन कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए मक्का, सरगम, मतलब कैसा जड़, ये जड़ हो गया, ये तना है, इस तरह से जड़, जैसे एक यहाँ पर फिर यहाँ पर होगा तो इस तरह से, यह क्या है? इसको कहते हैं अवस्तंभ जड़। लेकिन रबर है, ये रबर तो पेड़ है जो इसका जड़ है यहीं पर ना, ऊपर थोड़ा जड़ निकलेगा, इसमें से ऐसे नहीं निकलेगा। इसका उदाहरण कौन नहीं है? तो रबर नहीं है। तो रबर अवस्तंभ जड़ का उदाहरण नहीं है। अवस्तंभ जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश करती हैं और वे जड़ें तना को सहारा देती हैं। अवस्तंभ जड़ों के उदाहरण मक्का, गन्ना, सरगम आदि हैं। स्तंभ मूल के जड़ों के उदाहरण हैं। यानी स्तंभ मूल मतलब क्या? जैसे कि यह देखिए, एक मिनट, यह आपका पेड़ हो गया और इस तरह से उसमें अगर डाल मतलब कि यह डालियाँ निकली हुई है और इसमें से फिर जड़ें निकल जाए और यह नीचे जमीन को मिल जाए, यह क्या है? यह तनामूल जड़ है, इसको यही कहा जाता है। यहाँ देखिए यह स्तंभ मूल की जड़ है और इसके उदाहरण कौन कौन होगा? तो बरगद, रबर आदि इसके उदाहरण हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का जो खैरा रोग है यह जिंक की कमी से होता है। किसके? तो जिंक की कमी से। और इसमें क्या होगा? धान का खैरा रोग में पत्तियों का रंग कथई यानी जंग जैसा हो जाएगा और इस पर धब्बे बन जाते हैं। और इस रोग के कारण क्या होगा? रोगी पौधे बौने रह जाएंगे, धान का पूरा रुक जाएगा यानी बढ़ेगा नहीं तो छोटा हो जाएगा। इस रोग का निरीक्षण कृषि विज्ञान अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने किया था और इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण बरसात का न होना और लगातार तापमान का बढ़ना माना जाता है। आंतरिक निषेचन का उदाहरण है फंजाई, शैवाल, मछलियाँ या उभयचर। इसमें आंतरिक निषेचन की बात हो रही है, इसका उदाहरण फंजाई है। फंजाई आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन रेप्टाइल्स, एवीज तथा मेमेलिया में होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और शैवाल, उभयचर या मछलियों, इन सब में तो निषेचन शरीर के बाहर होता है। निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल को शुरू किया है? उस वेब पोर्टल का नाम बताइए। तो इसका उत्तर याद कर लीजिए, enivesh.gov.in। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा हुआ है? तो याद कर लेते हैं, यह याद कर लीजिए 54.6%। सोनोरन डेजर्ट यह कहाँ है? तो यह यूएसए यानी अमेरिका में सोनोरन डेजर्ट है। और यह कहाँ है सोनोरन? तो एंटीजोना और कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के मध्य फैला, यानी एरिजोना, कैलिफोर्निया, ये जो 2 यूएसए के राज्य है और मैक्सिको के मध्य फैला हुआ है, ये भी बहुत बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया था? तो कब लाया गया? तो ये बात है आपकी 1837 की। भारतीय डाक की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को की गई थी। इसका मुख्यालय डाक भवन कहाँ है? तो डाक भवन संसद भवन नई दिल्ली में है। और देश में 23 पोस्टल सर्किल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय लंदन में है। और यह गैर सरकारी एक इंटरनेशनल संगठन यानी एनजीओ है और इसका गठन 1961 में हुआ था, ये तो कोई ना पूछेगा। और इसके जो स्थापित करने वाले थे नाम था पीटर बर्नेंसी।
और कहाँ तो यूके में हुआ था। इसे नोबेल का मतलब इसे शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1978 में इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके महासचिव हैं कुमी नायडू। महासचिव कौन है वर्तमान में? कुमी नायडू। और ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो संदीप दास का संबंध तबला वादन से है। क्या है वे? तो तबला वादक हैं। इसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और इसमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा उत्सर्जन? तो यह चीन को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अकेले चीन का उत्सर्जन 27.51% है। दूसरा स्थान यूएसए का 14.75% और यूरोपियन यूनियन यानी ब्रिटेन को लेकर तो यह लगभग 10%। और भारत चौथा नंबर पर आता है। भारत है 6.43%। इसमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है? बताइए। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो राज्यसभा में अगर समान सीट की बात हो तो आपको याद कर लीजिए, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की 16 सीटें हैं। उत्तराखंड, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश इन सब का जो राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है। हरियाणा व छत्तीसगढ़ के सीटों की संख्या कितना है? तो 5 है। असम, पंजाब और तेलंगाना ऐसे राज्यसभा के सदस्य 7 चुनकर आते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी एनआरसी में, नेशनल रीजन कैपिटल में कुल कितने जिले हैं? तो याद कर लीजिए, इसमें कुल 9 जिले हैं। 1991 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। 1911 की बात याद कर लेते हैं। 1911 में 1956 में दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1 फरवरी 1992 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनी यानी एनआरसी का गठन किया गया। महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में यमुना नदी पर बनी सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली की सबसे ऊंची संरचना है भी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? याद कर लेते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और क्या होगा? तो ये सब मनाने वाला कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अब महासागर के बारे में अच्छी ही बातें, महासागर का महत्व, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2001 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है। और यह श्रीनगर से लेकर डायरेक्ट यहाँ पर कन्याकुमारी तक को जाती है। इसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है। और यह NHI का गठन मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में किया गया था। मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा रेल राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो बांग्लादेश के सोनारगांव से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1945 को। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो संयुक्त शब्द आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करता है। इस संस्था के 194 सदस्य हैं। इस संस्था के महानिदेशक क्यू डोंगियो। कौन है? तो क्यू डोंगियो। कहाँ वाले? तो चीन वाले। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी किस देश की? यही क्वेश्चन है। तो यह याद कीजिए, चीन एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है। और विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश अमेरिका है। विश्व में अमेरिका के बाद चीन का स्थान है। विश्व में रूस तीसरे स्थान पर है। भारत में तेल शोधन में भारत का स्थान यानी विश्व में भारत का स्थान 4थे स्थान पर है। चौथा तो लेकिन ज्ञापन 5वें स्थान पर है। मतलब कहीं चौथा मिले कहीं 5वां मिल जाता है। इनमें से कौन NDB का संस्थापक सदस्य नहीं है? मतलब NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो यानी ब्रिक्स बैंक, तो इसमें जापान का नाम नहीं आएगा, बाकी सब हो जाएंगे। और इसका गठन कब हुआ? 15 जुलाई 2014 की बात है। यह समय ब्रिक्स बैंक बना था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष तो पहले KV कामत थे, अब न रहे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में है।
71 नंबर, SPMCIL का क्या कार्य नहीं है? तो राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना यह नहीं, यानी आरबीआई को मुद्रा, बैंक नोट, सिक्के की आपूर्ति करता है, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टाम्प पत्र की आपूर्ति करता है, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट की आपूर्ति करता है, लेकिन पुरस्कार व मेडल की आपूर्ति यह नहीं करता है। तो इसके कहाँ कहाँ है? तो भारत सरकार टकसाल मुंबई, भारत सरकार टकसाल कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, चलार्थ पत्र मुद्रणालय नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक, प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद, प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद, इन सब में इसके कहाँ है? तो इसकी इकाइयाँ हैं। देश में जीएसटी कब लागू किया गया? तो देश में जब जीएसटी लागू हुआ तो उस दिन क्या था? जुलाई का मौसम था, मतलब जुलाई का महीना था, और वर्ष 2017, 1 जुलाई 2017 को से देश भर में लागू एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का क्या नाम था? जीएसटी, यानी गबरसिन टैक्स नहीं कहेंगे, यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विश्व में सबसे पहली बार जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था। कब? तो बात है 1954 की। लक्ष्य क्या था? एक देश एक संविधान एक कर वाली बात है। जीएसटी के लिए संविधान में 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। सीबीआईसी का कार्य है, तो सीबीआईसी का कार्य है, बताइए क्या है? तो माध्यमिक स्तर के स्कूल के लिए पुस्तकें तैयार करना नहीं, इसका मुख्य कार्य सीबीआईसी का कार्य है केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना, यह काम सीबीआईसी का है। देश में कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के कारण केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी कर दिया गया है। यह भारत का विशेष सचिव सीबीआईसी का प्रदेन प्रमुख होता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 को की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रणब कुमार दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यह घटना है 1935 की। कब? तो 1 अप्रैल 1935। और यह भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय भी बम्बई में है। आरबीआई का लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मुहर से लिया गया है, याद कर लीजिए। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। 75 राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में की गई। भारत सरकार ने नवंबर 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन किया। इस कोष में केंद्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि जमा कराई जाती थी। इस कोष का प्रबंधन जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड मिलकर करता है। और 76 घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? याद कर लीजिए, यह है अलाई दरवाजा। और सर्वप्रथम मेहराब मतलब पहले भारत के जो बिल्डिंग मिलेंगे ना इस तरह के, लेकिन जब मुगल आए, मुगल से पहले अरब आए थे, तो इस तरह का मेहराब, इसी को कहते हैं मेहराब, यानी इस तरह के नक्काशी कार्य शुरू हो गया था। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। अलाई दरवाजा का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? याद कीजिए, जेम्स एंड्रयूज रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं, इसका पूरा नाम बताइए। ये पूरा नाम है इनका लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम है। और इन्होंने क्या क्या किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू कराई। इन्होंने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। डलहौजी ने ही व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी किसी का पुत्र नहीं है तो उसका पुत्र अंग्रेज हो जाएंगे, का नीति का पालन किया। और इस व्यापक सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य याद कीजिए। सबसे पहला जो शिकार राज्य था वह था सतारा। सतारा कब? तो 1848 में सतारा। फिर संभलपुर 1849। फिर बघाट
बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी नहीं दूंगी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और 1856 में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट पर यानी कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध के जो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह से उनका राज्य हड़प लिया। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। इसमें क्रांतिकारी कौन है तो भगत सिंह की बात हो रही है आपकी। तो देखिए भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों में उन्होंने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषता है। भगत सिंह ने राजगुरु से मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेज ऑफिसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के सभागार में अंग्रेजों के सरकार को जगाने के लिए बम फेंका और पर्चे भी फेंके। उसमें लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए तेज धमाके की आवश्यकता है। और क्या हुआ उसके बाद भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई थी और भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया। 24 मार्च 1931, लेकिन तय समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर ही फांसी दे दी गई थी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद जो था वो यह बात 1973 की है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। और इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ना बताया कि जो मूल ढांचा क्या है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, आप करोगे उसके बाद हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? क्या नाम था उनका? पीए संगमा। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जीएम अनंत संयम अयंगर थे। यह प्रथम उपाध्यक्ष थे। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 को अनुच्छेद 100 का क्लॉज 3 के तहत सभा की बैठक के लिए गणापूर्ति माना जाता है। और गणापूर्ति के लिए क्या चाहिए? 1/3 नहीं चाहिए, वह 10% होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ से आगे आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 81 में क्या है? ए, यहाँ देखिए ए बी के पश्चिम में है, यानी ए तो यहाँ बी हो गया, ए आपके बी के पश्चिम में है। इसी तरह सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है। इस तरह से बनाएंगे ऊपर। उसके बाद डी बी के ठीक दक्षिण में है, बी तो यहाँ डी आपका यहाँ हो जाएगा। और तो सी की तो दक्षिण में है, तो सी की किस दिशा में? डी है, तो सी ए बी यहाँ आपका डी हो गया, ये आपका सी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सी की किस दिशा में? डी है, यानी सी यहाँ है, डी यहाँ, यही ना है। तो आपको बताना है कि डी किधर, तो डी सी से यह इधर किधर कहेंगे हम इसको? तो यह इलाका आपका नीचे दक्षिण है और इधर पूरब हो गया, यहाँ पर है, यानी दक्षिण पूर्व में है आपका। 82 नंबर। राम एक लड़की को कहता है, राम, चलिए इसको राम एक मेल है, एक लड़की, चलिए इसको यहाँ लड़की बना दे। लड़की को कहता है कि मेरे पिता यानी राम के जी पिताजी हैं कि पत्नी, यानी ये अपनी माता के बारे में कहता है, पत्नी तुम्हारी माता है। सिंपल, तो यानी ये दोनों अपने आपस में क्या है? तो भाई बहन होंगे। तो 82 का क्या है? तो लड़की राम की बहन है। सिंपल है। 6:35 पर सुई की मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? चलिए तो इसको हम लोग एक घड़ी बनाते हैं। एक घड़ी है, यहाँ ऊपर 12 बजेगा तो नीचे 6 बज जाएगा। चलिए तो 6:35 की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो? यहाँ 9 बजेगा। तो चलिए यहाँ पर 7 है, तो इस दिशा में तो 6:35 पर मिनट की सुई, तो 35 यानी 6, 7 × 35, तो यहाँ पर उसका मिनट का सुई आपका यहाँ पर होगा। तो यह किस दिशा को इंगित करेगी? तो यह आपके दक्षिण पश्चिम
यानी दक्षिण और इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को इंगित करती है। वह निरूप मतलब यहाँ पर बताइए कि दूध द्रव और पनीर में क्या संबंध है। सिंपल, तो पनीर क्या है, पनीर ठोस हो गया तो इसको अलग कर देंगे, और लिक्विड में दूध है। सिंपल। और निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इन्फ्लुएंजा जिस तरह से विषाणु से होता है उसी तरह दाद, तो दाद क्या होगा, दाद कवक से फैलता है, तो 85 का बी याद कर लीजिए। रेबीज यानी विषाणु जनित बीमारी, तो रेबीज, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा ये सब विषाणु जनित है। उसी तरह कवक जनित दमा, दाद, खाज, हाथीपाव, गंजापन कवक से होने वाली बीमारी का नाम है। और यहाँ पर यह तो ये सिंपल याद कर लीजिएगा। सिंपल पहले ABCD इस तरह से लिख दीजिए 5-5 का रो, और उसमें देखिए प्लस कर माइनस करके इसी तरह से रहता है। ये आपका VWR TUP RSN मतलब क्या है, यह सब घटते हुए क्रम है, -2 है, तो इसका सही उत्तर आराम से बनाइएगा PQL हो जाएगा। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से यानी यहाँ से कहाँ है, तो 7वें स्थान पर है। क्लियर। और श्रेया मनु से यहाँ से 10 स्थान ऊपर है, और श्रेय ऊपर के छोर से यानी यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो 8वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने लोग हैं, यहाँ तक 8 है, 10, 10, 8, 18 में से 1 घटा लेंगे तो 17 हो जाना चाहिए, लेकिन फिर एक 7 बजेगा ना, तो 17 और 7 कुल कितना होगा, तो यहाँ देखिए 17 और 7 24 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए P बराबर 9 है और Q बराबर √17 है, तो P² - Q² पर पावर √1/3। तो इसको आराम से और हल करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर है तो 17 तो क्लियर हो जाएगा, तो यह आपका होगा 1/4 होगा आंसर। आगे देखते हैं। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल गया, जिसके कारण योग उसका 190 हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का भूल गया था, इसका कैसे होगा। सिंपल, इसका अगर निकालना हो ना कुछ में आए तो सिंपल 1 से 20 तक लिख के जोड़ दीजिए, और वो भी ना आए तो सिंपल याद कीजिए जो सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 माइनस 20 प्लस यानी 20 सबसे बड़ी संख्या, और उसमें जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, 1 बट्टा क्या तो 2, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा संख्या नहीं जोड़ा है, तो सिंपल सारे संख्या को जोड़िए, उसमें से देख लीजिए कि कौन बचा है, तो कुल 190 यानी टोटल 1 से 20 तक जोड़िएगा तो आपका उत्तर 210 आएगा। लेकिन इसको कुल आएगा 190 यानी इसने 20 को ही छोड़ दिया। दो नल एक टंकी को 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, एक 5 है एक 6 है। सिंपल, तो 6 बचे 30 इसका लॉस है, यानी 30 यूनिट पानी है, यानी यह 1 घंटा में मान लेते हैं यह 6 यूनिट भरता है, यह 5 यूनिट भरता है, तो दोनों एक बार में 11 यूनिट पानी भरेंगे। वहीं एक साथ तीनों नल और एक दूसरा है, एक निकासी नल 1 घंटे में 40 गैलन पानी खाली कर देता है। अब बताइए कि तीनों एक साथ खोल देंगे तो तीनों कितने देर में इसको क्या करना है, तो इस टंकी की हमें क्षमता बताना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो 8/3 यानी इसका सही उत्तर होगा 90 गैलन। आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में टेल बराबर 42 है, BND बराबर 37 है, तो GOD बराबर बताइए। सिंपल, A बराबर 1, T बराबर 20 इस तरह से करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। और इसका जो सही उत्तर है ये आपका B है 51। आराम से बनाइएगा, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। ये तो इसका सही उत्तर कैसे होगा, 11 दूनी 22, 22 चुका 88 प्लस 10 कर लीजिए 98 हो जाएगा। 36 का 18 × 90 प्लस 10 100, 8 × 9 72, 72 1 73, 73 और सॉरी 1 मिनट, 11 दूनी 22 चुका 88, 88 10 98, 11 × 9 72, 72 गुना 1 यानी 72 और 72 10 82। इसका उत्तर 92 का डी होगा। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं बोलिए, 93 का आंसर। तो इसमें जो आकृति में चतुर्भुज हैं इसमें 15 है, आराम से गिनिएगा। पहले ये सिंपल यही ना है आपका, इस तरह से गिन लीजिए, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा है,
आराम से गिनेगा तो आपको 15 आ जाएगा। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद, यानी अब बचा क्या, 16 कार्य। ए काम छोड़ दिया, यानी दोनों मिलकर करते तो 16 दिन में काम हो जाता, लेकिन बी अकेले उसको 24 दिन लगा, यानी इसको 16 दिन लगना चाहिए था दोनों को, लेकिन 24 दिन लगा, यानी डेढ़ा समय लग गया इसको। तो ये संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता था? मतलब क्या समझे कि दोनों मिलकर करते 16 दिन में, लेकिन इसने अकेला ही 24 दिन में कर दिया। मतलब कि बी ज़्यादा काम करता है, ए अकेला कम काम करेगा। बी 1.5 पॉइंट काम कर दिया, जो कि दोनों मिलकर एक दिन में क्या किया, इसको 1.5 दिन में काम कर दिया, जो दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। यानी कि ए काम करता है तो जो ए है वह 1.2 मतलब कि आधा काम करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में काम करता है? कितने की बात हो रही? तो संपूर्ण कार्य की बात हो रही है। तो सिंपल है, तो यह आपको उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 94 का 60 दिन आएगा। आराम से बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यानी 20 दिन का है तो ए को क्या समय लगता, तो ए को लगता 20 डेढ़ है 30 दिन। तो बी को, तो बी तो ए काम करता है तो यह हाफ काम करता है बी, मतलब कि ए, अतः ए को 30 गुना 2 यानी 60 दिन लग जाएगा। 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद निवल छूट प्रतिशत क्या होगी बताइए। 2 छूट देना है तो यह कितना आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होता है 28%। मतलब पहले कोई प्राइस 100 है, इसमें 20% छूट दे दिया तो बचा कितना, 80 के बाद में 80 का 10% यानी 8, तो बचा क्या, 72। तो छूट कितना हो गया, 28% नहीं उत्तर होगा। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। क्लियर? एक में उसको 25% लाभ हो गया, एक में उसको 25% की हानि होती है। तो हानि का मान क्या होगा? अगर समान वस्तु में बेचने पर एक पर लाभ होगा एक पर हानि, तो कुल मिला के तो हानि ही होगी। अब हानि उसको कितना होगा, ये क्वेश्चन है, तो ये आराम से निकाल लीजिएगा। यानी एक होगा आपको 125% बराबर 1875 और एक होगा 75% बराबर 1875। क्लियर? तो यानी उसको कितना हानि होगा, तो उसको जो हानि हुआ वह 250 रुपया, आराम से निकल जाएगा। 2 गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब इस तरह से इसमें ऐड होगा, यानी 45 किलोमीटर घंटा और 63 इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी यह कितना हो गया, 108 किलोमीटर घंटे का स्पीड हो गया। तो टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी बताइए। तो दोनों जो आपस में मिलेंगे इससे पहले 10 सेकंड पहले इन दोनों के बीच की दूरी बता देना है। सिंपल निकाल लीजिएगा इन दोनों के बीच का दूरी, तो सिंपल 108 गुना इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 5/18, 18 छक यानी 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, यानी 300 मीटर यानी 0.3 होगा। और 98 एल का मतलब प्लस, ये आसान होता है, आराम से बना लीजिएगा। इसका उत्तर 98 का, तो 98 का जो सही उत्तर है 153 होगा। रीता एक बिंदु से दक्षिण की ओर, यानी यह बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से दक्षिण की ओर गई 35 किलोमीटर, फिर वो अपने बाएं मुड़ गई, यानी यहाँ का बाएं मतलब हम लोगों के दाएं, तो दाएं मुड़ गई और कहाँ चली 20 किलोमीटर। दोबारा यह बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चल गई। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी है, तो शुरुआती बिंदु से तो वह पूरब में ही होगी, सिंपल बात है, यहाँ पर है तो पूरब में उत्तर है। 125 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 20 पुस्तक बेच दिया उसको 5 पुस्तक का लाभ हो गया। सिंपल, तो सिंपल इस तरह ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, 20 का x/100% बराबर 5, तो 5 गुना 100/20, 20 से 5 यानी 25% आपका आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग अगले बार मिलेंगे इसका सेट नंबर 2 लेकर टेस्ट सीरीज का। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।